के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय अरुण सिंह जी, हमारी सह-प्रभारी गुजरात से सांसद बहन भारती बहन स्याल जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी श्री निहाल चंद जी, हमारे माघोराम चौधरी जी, अजय पाल जी, अशोक जी सैनी, माननीय पंकज जी गुप्ता, अभिषेक जी मटोरिया, हमारे कैलाश जी मेघवाल, गुमान सिंह जी राजपुरोहित, बलबीर सिंह जी बिश्नोई, हमारे धर्मेंद्र जी, गुरदीप सिंह जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, विवेक गुप्ता जी, सतीश सरीन जी, दिनेश जी पोद्दार, प्रदीप सिखवाल जी, हमारे सांसद माननीय बालकनाथ जी, अमर सिंह राठौर जी, जुगल किशोर गौड़ जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, देवी और सज्जनों, और इसके साथ साथ हमारे 10 स्थानों पर जुड़े हुए जो 10 कार्यालयों का श्री गणेश हो रहा है, वहां उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और 44 जिला में लाइव देख रहे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु। यहां मैं अपने सामने एक बड़े टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि बीकानेर में अर्जुन मेघवाल जी, हरिराम जी, ताराचंद सारस्वत जी वो बैठे दिख रहे हैं। उसी तरीके से गंगानगर में मुझे राजेंद्र राठौर जी दिख रहे हैं और हमारे अलवर में राजवर्धन सिंह दिख रहे हैं, रामलाल जी शर्मा दिख रहे हैं। अजमेर में हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी दिख रहे हैं और प्रसन्न चंद जी मेहता भी दिख रहे हैं और शायद उनके बगल में डूडी जी बैठे हैं। बहुत देख नहीं पा रहा हूं लेकिन लगता है कि वो डूडी जी हैं। उसी तरीके से धौलपुर में राजकुमार चाहर जी हैं जो हॉल के अंदर बैठे हैं और साथ में उनके महेंद्र जाटव जी हैं। नागौर में कैलाश चौधरी जी और राजकुमार भूतरा जी दिख रहे हैं। उदयपुर में गुलाब सिंह कटारिया जी दिख रहे हैं और हमारे चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी जी और ओम प्रकाश भड़ाना जी दिख रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन जी हमारे चूरू में और गोपीचंद मीना जी प्रतापगढ़ में और 12 में श्रीमती चंद्रकला मेघवाल जी दिख रही हैं। नजदीक से देखने के लिए मैंने ये आपके फोटो शॉट्स भी मंगवाए ताकि मैं देख सकूं और इस समय फोकस अर्जुन राम मेघवाल जी पर है कैमरे का। बिल्कुल अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, सभी हमारे सज्जन वृंद दिख रहे हैं लेकिन पूरा फोकस अर्जुन राम मेघवाल जी पर है। अब गजेंद्र जी पर भी फोकस कर दिया गया है। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और साथ ही साथ 4 स्थानों पर भूमि पूजन कर रहे हैं। सच मायने में मानिए तो यह हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक उत्सव का अवसर है। उत्सव का अवसर है, यह हमारे लिए उत्सव है। अब कल्पना कीजिए कि आज 10 स्थानों पर ऐसे भव्य मंदिर हमारे कार्यालय खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय की कल्पना हमारे से पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने रखी और उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। उसी कल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज मुझे खुशी है कि
देश में 512 कार्यालय बनना अभी प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 227 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें आपका भी 10 कार्यालय है और कंस्ट्रक्शन का काम 153 कार्यालय में चल रहा है। ये कल्पना अमित शाह जी ने की थी और इसको हम पूरा करने के लिए हमारे सांसद और महामंत्री अरुण सिंह जी पूरी ताकत से लगे हैं और इस कल्पना को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित कार्यालय है। यह कार्यालय में जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग के लिए हॉल है, जहां ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया सेंटर है, जहां अध्यक्ष के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां आगंतुकों के लिए आने के लिए उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, ऐसा एक आधुनिकतम कार्यालय बनाना जो तय किया था उन्होंने, आज उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं और उसी कड़ी में 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ दौसा में, प्रतापगढ़ में, बरान में और चूरू में शिलान्यास हो रहा है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द आप लोग वहां भी तीव्र गति से कार्यालय बनाएंगे और राजस्थान को कार्यालय से युक्त रखेंगे, ताकत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये मैं बार बार शब्द कार्यालय क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफिस क्यों नहीं कहता? ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं। और यह कार्यालय ऊर्जा का केंद्र होता है, यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, यह कार्यालय हमारे को एक नई चेतना देने का, एक संस्कार देने का कार्यालय होता है। मैं जब युवा था तो मेरे से लोग पूछा करते थे, ये बीजेपी क्या होती है, ये कैसी पार्टी? तो मैं उनको कहता था खाली हो? बोले हाँ खाली है, तो कार्यालय आ जाओ। बोला कार्यालय क्यों? मैंने कहा कार्यालय आओगे तो तुमको वहां पर 20 महान लोगों के, जिन्होंने पार्टी को समर्पित किया, उनके आपको चित्र दिखने को मिलेंगे। आप फिर मेरे से प्रश्न करोगे ये कौन है, ये क्या नाम है इनका? फिर मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया, जिसके कारण आज तुम और हम यहां पर यशस्वी होकर के बैठे। तो कार्यालय आओगे तो संस्कार पड़ेगा, संस्कार का केंद्र है ये कार्यकर्ताओं को तैयार करने का यंत्र है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, योजनाओं का केंद्र होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का ये केंद्र होता है। इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए। और पार्टी हमारी मां है, उसके काम करने का जो स्थान है वो कार्यालय है। और मित्रों, हमको बचपन में बताया गया था कि पार्टी को चलने के लिए 5 क चाहिए, कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कोष चाहिए। हमारे पास कार्यालय था, कार्यकर्ता था, हमारे पास कार्यकारिणी थी, हमारे पास कार्यक्रम था, हमारे पास कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकर्ता भी था, हमारे पास वातावरण भी था, लेकिन हमारे पास कार्यालय नहीं था। और हम किराए के 2-2 कमरे में रहा करते थे। याद करो वो दिन, इस पार्टी को सींचने में 4-4 पीढ़ियां खप गई, 4-4 पीढ़ियां,
जिन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसे भव्य कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष को बैठने का मौका मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनकी तपस्या, उनका मितव्ययता, उनकी साधना, उनकी सोच, उसका प्रमाण है कि आज ये कार्यालय जीते जागते संस्कार केंद्र और ऊर्जा केंद्र के रूप में विराजमान है। और इसलिए मैं इसको एक उत्सव मानता हूं और इस उत्सव में आप सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। ये सच में आप याद करो ना, मैं उन कार्यकर्ताओं को याद करता हूं जो किसी छोटी सी पतली सी गली में 2 कमरे होते थे, एक में खुद कोई कार्यकर्ता रहता था और एक में कार्यालय चलता था। वहां से बढ़कर के आज हम इस तरीके के कार्यालय के रूप में आए हैं। ये सच में उत्सव का भी अवसर है और समझने का भी अवसर है। मित्रों, अगर हम बात करें, एक समय में हमारे 2 सांसद होते थे और आज हमारे 302 हैं, चुने हुए प्रतिनिधि 302। एक समय में हम संगठन को आगे मजबूत करने के लिए कार्य करते थे, हमारी संख्या लाखों में थी। आज हर एक कोई हमारा परिचय देता है, हमारा विरोधी भी परिचय देता है, तो वो कहता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ के सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान भी कम नहीं है, 44 आपके जिले हैं। आज 44 जिले स्थान से सब लोग देख रहे हैं और उसमें आपने यहां पर जो कार्यालय बनाने की जो आपने योजना बनाई है, 13 कार्यालय बनकर के तैयार हो गए हैं, 9 पर काम चल रहा है और 7 के लिए जमीन खरीदी जा रही है और 4 पर कुछ विषय हैं जिसको सुलटा करके आपके पूरे के पूरे 33 जगहों पर कार्यालय बन जाएंगे 33 जिलों में। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपको कि आप इस काम को कर रहे हैं। मित्रों, मुझे यह भी खुशी है कि राजस्थान की सदस्य संख्या 69 लाख यानी वैसे 70 लाख के आसपास है और उसी तरीके से एक्टिव मेंबर जो है वो 80,000 से ऊपर है। आप सोचिए, कभी भैरव सिंह शेखावत जी जब पार्टी का काम करते थे, एक समय ऐसी स्थिति आई कि 16 जनसंघ के एमएलए थे और 16 में से सब छोड़ करके चले गए, एक ही रह गए अकेले, भैरव सिंह जी, और उनके साथ एक और शायद रह गए थे, 2 रह गए थे। कहां कितने उतार चढ़ाव देखे। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो, सुख के दिन का अनुभूति करनी है तो दुख को याद रखो। उजाले का अगर अनुभव करना है तो अंधकार की पीड़ा को समझते रहो, तभी तुम उजाले की कीमत समझोगे। आज जहां हम पार्टी हमारी खड़ी है, इसका आनंद लेना हो तो उनकी तपस्या को याद करो, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व खपा दिया। और उनकी तपस्या के कारण, और उनको क्या कहते थे हमारे लोग, हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारी जमानत जब बच गई। यानी चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे और खुश होकर के कार्यालय आते थे, हमारी जमानत बच गई, हमारी जमानत बच गई। यही हमारे लिए सर्टिफिकेट होता था। लेकिन मन में एक तमन्ना थी कि विचार के लिए लड़ेंगे और विचार के लिए खपा देंगे। आज उनकी तपस्या के कारण हम आज यशस्वी हुए हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। हम किसकी पार्टी है, हम किसके लिए हैं, हमने किसके लिए काम करना है, हमको कहां बढ़ना है आगे, हमको क्या करना है। हम क्या सिर्फ एमएलए बनने आए हैं, हम क्या एमपी बनने आए हैं, हम सिर्फ मंत्री बनने आए हैं, हम सिर्फ कोई कुर्सी घेरने के लिए आए हैं? नहीं। कुर्सी, एमएलए, एमपी, मंत्री, ये हमारी माध्यम है, ये हमारा रास्ता है, जिसके माध्यम से हम लोक सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं कहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हमारा विरोधी भी जानता है कि राष्ट्रवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। देखिए, 1951-52 से हमने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। 1952 से लेकर 2020 आ गया, हम एक ही नारा लगाते रहे
एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले। सारी पार्टियों ने रास्ते बदल लिए, लेकिन प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा अटूट रहा। और आज उसी का नतीजा है कि जो भारत का महान सपूत नरेंद्र मोदी 1990 में एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर से चलकर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में झंडा तिरंगा लेकर चलता है, और वह 26 जनवरी 1991 को 1991 को वह लाल चौक कश्मीर में झंडा गाड़ता है, वो भी हमको याद है। और वही बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति और अमित शाह की राजनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। और अब हमारा नारा साकार हो गया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, यही रहेगा। और अटूट कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर का तो राष्ट्रवादी तो हम है ही है, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने तय करना है कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। हम इनकी सशक्तिकरण के लिए हैं, और सत्ता हमारे लिए माध्यम है। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता अंत नहीं है, सत्ता के माध्यम से विकास करने का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन में भी कौन से काम ले सकते हैं जिससे गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनके लिए हम काम कर सकते हैं, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। और मोदी जी ने हमको कार्यक्रम दिए हैं। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, ये उज्ज्वला कार्यक्रम, ये उज्ज्वला कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है, जिनके दिन के कम से कम 2-2 घंटे सिर्फ लकड़ी काटने में और लकड़ी का चूल्हा जलाने में जाता था, आज वो गैस के चूल्हे के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। और छोटी संख्या नहीं है, 8 करोड़ थी, अब 10 करोड़ हो गई है। यानी 10 करोड़ घरों में जो लकड़ी का चूल्हा जलता था, आज वहां गैस का चूल्हा है। ये महिला सशक्तिकरण का जीता जागता है। ये स्वच्छता अभियान, ये खेतों में दैनिक क्रिया के लिए न जाना, ये शौचालय बनाना, जिसे हमने इज्जत घर कहा है, कितनी संख्या है इसकी? इसकी संख्या 11 करोड़ है। यानी 70 साल गुजर गए, 11 करोड़ घर, यानी 11 करोड़ माताएं ऐसी थी बेचारी जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाने का इंतजार करती थी। 11 करोड़ छोटी नहीं घटना है, 11 करोड़। अब 11 करोड़ बहनों के बच्चे भी थे, यानी ये सब खेतों में जाया करते थे दैनिक क्रिया। लेकिन मोदी जी ने इनको खेतों में जाने से रुकवाया और इज्जत घर घर में दिया। 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और उनका सशक्तिकरण दिया, उनको ताकत दी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें सौभाग्य योजना की, 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाइए, 3.5 करोड़ घर। राजस्थान में भी लाखों की संख्या में पहुंचाइए। इसका मतलब कि वो माताएं बेचारी ढिबरी जला करके पढ़ा करती थी, बच्चे पढ़ा करते थे, टीवी नाम की चीज नहीं होगी, फ्रिज की कभी कल्पना नहीं कर सकते, कोई उनके पास व्यवस्था नहीं थी। आज उनको भी एक इज्जत के साथ जीने का मौका मिला है, तो वह हमको सौभाग्य योजना के माध्यम से मिला है। अनेक योजनाएं उठा करके देखिए। आप बताइए, कोरोना जब आया तो ये जनधन खाते में मोदी जी ने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये महिला सशक्तिकरण था। 500 रुपए, 3 महीने लॉकडाउन रहा तो 3 महीने 500 रुपए पहुंचाया। हमारे वृद्धा पेंशन की दृष्टि से 1000 रुपए पहुंचाया गया हर महीने। हमारे अपने विकलांग भाइयों को 1000 रुपए पहुंचाया गया। ये सशक्तिकरण, यानी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा,
युवाओं के लिए स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, हमारे दलित भाइयों के लिए स्टार्टअप योजना अलग से चलाया गया। ये सारे कार्यक्रम इसलिए चलाए गए ताकि आप विकसित हो सके और आपके माध्यम से समाज आगे बढ़ सके, इसकी चिंता की। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सरकार, कल भी मैंने कहा, जवाबदेह सरकार है। यह जवाबदेह के साथ साथ रिस्पॉन्सिव सरकार है, रिस्पॉन्सिबल सरकार। आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, आप बताइए अभी तक अमेरिका नहीं करा पाया है पूरा वैक्सीनेशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में झंझट चल रहा था वैक्सीन कराएं कि नहीं कराएं, लेकिन भारत देश में आज 190 करोड़ डोज लग गई है 130 करोड़ की जनसंख्या को, और आपको सुरक्षा कवच दिया गया है। यह है जवाबदेह सरकार, यह है जिम्मेवार सरकार। और बताइए मुफ्त दिया कि नहीं दिया, मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया, सबको डबल डोज लग गई है कि नहीं लग गई है, आप सब बिना मास्क के बैठे हैं कि नहीं बैठे। यह जवाबदेह सरकार का नतीजा है। और आप याद कीजिए, वो केजरीवाल जी ने कहा कि हमको खरीदने दो वैक्सीन, हमको खरीदने दो वैक्सीन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गए, किसी ने पूछा नहीं, एक हफ्ते में लौट करके अबाउट टर्न होकर के आए और कहने लगे मोदी जी आप ही वैक्सीन दिला दो। और अंत में क्या कहा, मुफ्त ही दिला दो। मोदी जी ने कहा ये तेरे बस का रोग नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये हमको ध्यान में रखना है। और वैक्सीनेशन हुआ, आज हम सुरक्षा कवच के साथ 130 करोड़ की जनसंख्या खड़ी है, ये भी हमको समझना चाहिए। मैंने अभी भी चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी, ऑपरेशन गंगा के तहत क्या आप बताइए 23,000 बच्चों को वापस लेकर के यूक्रेन से आए कि नहीं आए, मोदी जी आए कि नहीं आए। 23,000 बच्चे, किस देश ने ऐसी कोशिश की है? अमेरिका ने की क्या, कनाडा ने की क्या, ऑस्ट्रेलिया ने की क्या, यूरोप ने की क्या, कौन सा देश है? आप बताइए, मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की कि हमारे बच्चे हैं वहां पर? ज़ेलेंस्की को बताया कि नहीं कहा हमारे बच्चे हैं? पुतिन ने कहा कि नहीं कहा कि हम युद्ध विराम करते हैं, इतने समय में आप अपने बच्चों को भारत के लिए निकाल लीजिए? सारा विदेश मंत्रालय यूक्रेन के बॉर्डर पर मोदी जी ने लगा दिया और 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चे 114 फ्लाइटों में उनको भारत पहुंचाया। 114 फ्लाइट, जिसमें से 14 फ्लाइट भारतीय एयरफोर्स की थी और बाकी हमारे विमान सेवाओं वाली थी, और उनको ला करके यहां भारत में पहुंचाया गया, उनके माता पिता तक पहुंचाया गया। किया कि नहीं किया? और राजस्थान से भी 5,000 बच्चे थे। यह है रिस्पॉन्सिबल सरकार, यह है रिस्पॉन्सिबल सरकार जिसको हमको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हमें खुशी है, आपको जानकर के खुशी होगी। गांधी जी चरखा चलाया करते थे, गांधी जी कहते थे खादी पहनो, गांधी जी कहते थे खादी करो। कांग्रेसी भूल गए 70 साल में, गांधी को ही भूल गए तो बाकी क्या करें? गांधी को भूल गए। मोदी जी ने गांधी को याद रखा, खादी को आगे बढ़ाया, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि मार्च महीने का टर्नओवर 1,15,000 करोड़ खादी का है। ये हमको आजादी के बाद इतनी बिक्री खादी की कभी नहीं हुई, और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी, यह भी हमको याद रखना। आप बताइए, मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए कहा था कि नहीं कहा था? इनोवेशन के लिए कहा था कि नहीं कहा कि आप इनोवेट करो, इनोवेट करो, इनोवेट करो? एक समय जब ये कहा था तो भारत का नौजवान नौकरी मांगता था, भारत का नौजवान बेरोजगारी की बात करता था। मोदी जी ने प्रेरित किया कि तुमको अपना काम भी करना चाहिए। उस समय स्टार्टअप में 500 लोग थे और आज 68,000 स्टार्टअप भारत में चल रहे हैं, और उसमें 100 ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न में आ गए हैं, जिनका नाम यूनिकॉर्न में दर्ज हो गया है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया। ये बदलता भारत है जिसको हमको याद रखना है। मित्रों, आप बताइए, राजस्थान के लोग विभिन्न देशों में, प्रदेशों में जाते थे काम करने के लिए कि नहीं जाते थे? और उनको वहां राशन कार्ड नहीं होता था, क्योंकि उनका घर जहां है वही राशन कार्ड बनता था। प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब देश में कहीं भी चले जाओ,
तुम्हारे को तुम्हारे राशन का हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे कार्ड पर मिलेगा, ये भी उसकी व्यवस्था की। तो मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब मैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहता हूं, कोरोना आया तो कोरोना में क्या 80 करोड़ की जनता को तब से मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी आर्थिक आंकड़े इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का आया, उन्होंने कहा है कि भारत अति गरीबी की रेखा को 1% से नीचे रखने में पिछले 2 सालों में सफल रहा है। इसने गरीबी को बढ़ने नहीं दिया है। और साथ ही साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि 12% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये मोदी जी का बदलता भारत है, इसको भी हमको याद रखना है। मित्रों, मैं बहुत सी आपके सामने बातें रख सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय आपका न लेता हुआ एक ही बात कहूंगा कि अभी विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, आज सड़क बन रही है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, और ये सड़क हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली से होती हुई जाएगी। आप बताइए, राजस्थान का विकास होगा कि नहीं होगा? राजस्थान का विकास में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और जिसका नाम ही इकोनॉमिक कॉरिडोर हो तो उससे कितना फर्क पड़ेगा वो भी हमको याद रखना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ये लगभग 98,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 373 किलोमीटर बनेगा। ये अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ से होता हुआ गुजरेगा। बताइए, राजस्थान का विकास होगा कि नहीं होगा? तो हर दृष्टि से एक विकसित प्रदेश को बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि मैं आपसे आज कार्यालय के उद्घाटन में तो आया हूं, लेकिन मैं यहाँ पर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता से और विशेष करके हमारे हनुमानगढ़ की जनता, बीकानेर में जो हमारे लोग सुन रहे हैं, श्रीगंगानगर में जो हमारी बात को सुन रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, नागौर में, उदयपुर में, अलवर में, हमारे प्रतापगढ़ में और हमारे दौसा में, बारां में और चुरू में जो हमारे कार्यकर्ता हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार, कोई कारण नहीं है, मोदी जी का आशीर्वाद हो और राजस्थान में जन विरोधी सरकार बैठी हो, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के मर्म को नहीं समझती, जो जनता के विषयों को नहीं समझती है। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। राजस्थान, और मेरा तो रिश्ता भी राजस्थान से है, मैं तो राजस्थान के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, लगाओ, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाओ। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति के लिए। लेकिन ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और मुझे बताया गया कि एक मंत्री ने एक विधानसभा में बहुत ही हल्का बयान दिया। मैं वो बयान बोल नहीं सकता हूं, उसने वो हल्का बयान दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है और ये गहलोत की मानसिकता दर्शाता है, इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, आप देश में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। क्या ये ऐसी में रहने देना है? क्या ऐसी छवि रहने देनी है? क्या रहने देंगे? क्या आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का केस देश में हो रहा है, तो वो राजस्थान में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड्स कह रहे, पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले। और दलितों पर देश में तीसरे नंबर का अत्याचार अगर हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है।
आप बताइए करौली की घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए जोधपुर में घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए जयपुर में तनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? गुलदस्ते ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? जब रोम जल रहा था तो नीलो बांसुरी बजा रहा था। ये हाल ला करके अशोक गहलोत ने खड़ा कर। आप ऐसी सरकार को रहने देंगे क्या? रहने देंगे क्या? रहने देना चाहिए क्या? जल्द से जल्द जो भी हो, जब भी चुनाव आए, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकना है। कोई कारण नहीं है कि ऐसी सरकार रहे। और मोदी जी का आशीर्वाद हो, पैसे की झड़ी लगी हो, विकास के लिए हर तरीके से काम हो रहा हो, वो मिशन से काम करे और यहां अशोक गहलोत की सरकार कमीशन में लगी रहे। वो लोगों की सेवा के लिए काम करे और यहां अशोक गहलोत की सरकार मेवा खाने में लगी रहे। वो लोगों की तस्वीर बदलने के लिए काम करे और यहां पर घोटाले हो। इस ऐसी सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप मोर्चा संभाल लो, एक एक बूथ संभाल लो। ये कार्यालय आपको मुबारक है। यहां यंत्रणा करो, योजना बनाओ और प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसे लोगों को घर पे बिठा दो और काम करने वालों को काम दो। इस बात को हमको लेकर चलना। मित्रों, गर्मी में आप सब लोग डटे रहे हैं, बैठे रहे हैं। ये राजस्थान के स्वभाव के बारे में भी बताता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार के बारे में बताता है। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभी 44 स्थानों पर हमारे 44 जो संगठनात्मक जिले हैं, फेस लाइफ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को इस उत्सव की घड़ी पर उनको बधाई देता हूं और आप आगे बढ़े इस शुभेच्छा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।